हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में अपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अपन ने लास्ट वीडियो में सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और इसके वेरियस टाइप्स जो है उनको डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में अपन सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। अब अपन ने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि जो भी अपनी बॉडी में वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, गैसेज हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड का है। ठीक है, तो अब आज अपन इस वीडियो में ब्लड की कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ब्लड की स्टडी जो होती है उसको अपन बोलते हैं हिमेटोलॉजी। मतलब ब्लड को अपन साइंस की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको अपन बोलते हैं हिमेटोलॉजी। ठीक है, ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है, ब्लड की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं हिमेटोपोएसिस। हिमेटो वर्ड जो होता है वो ऑलवेज ब्लड के लिए काम में लिया जाता है, एंड पोएसिस वर्ड जहां भी आएगा उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। मीन ब्लड की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं हिमेटोपोएसिस। ऐसे आगे भी अपन टर्म्स पढ़ेंगे, लाइक इरिथ्रोपोएसिस है, ल्यूकोपोएसिस है। पोएसिस का मीन हमेशा फॉर्मेशन से लिया जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि ब्लड का फॉर्मेशन होता कहाँ पे है? सो ब्लड का फॉर्मेशन अपनी बॉडी में होता है लॉन्ग बोन मैरोज में। लॉन्ग बोन मैरोज में ब्लड का फॉर्मेशन ऑलमोस्टली एडल्ट स्टेज में होता है। ठीक है, लेकिन लाइफ की और वेरियस स्टेजेस होते हैं, लाइक जब अपन एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, जब अपन बनना शुरू होते हैं, तो सबसे पहले ब्लड का फॉर्मेशन होता है योक सेक में। देन इसके बाद ब्लड का फॉर्मेशन होता है अपने लीवर में। लीवर अपनी बॉडी में बहुत से काम करता है, बिजीएस्ट ऑर्गन है अपना लीवर बॉडी का, मतलब एक मल्टीटास्कर ऑर्गन है, बहुत काम होते हैं लीवर के। लीवर एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपनी बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन का काम भी करता है, और इसके बाद ब्लड का फॉर्मेशन होता है जब अपन चाइल्ड होते हैं, तो अपनी सभी जो बोन्स होती हैं उनमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है, और लास्ट में जब अपन एडल्ट हो जाते हैं तो अपनी जो लॉन्ग बोन मैरोज होती हैं उनमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? ब्लड का फॉर्मेशन क्या होता है? अभी तक अपन ने क्या देखा कि ब्लड की स्टडी हिमेटोलॉजी होती है, ब्लड की फॉर्मेशन की प्रोसेस हिमेटोपोएसिस होती है, एंड ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लॉन्ग बोन मैरोज में होता है। क्लियर? अब अपन ब्लड की कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे। अब ब्लड की कंपोजिशन है उसको अपन देखते हैं। ब्लड जो होता है उसमें 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट होता है लिक्विड पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट होगा सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट जो है ब्लड का 45% पार्ट बनाता है, एंड लिक्विड पार्ट को अपन एक टर्म देंगे प्लाज्मा, एंड रेस्ट 45 पार्ट इज सॉलिड पार्ट विच इज सेल्स। क्लियर? सेल्स जो होंगी वो 3 टाइप्स की होंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लाज्मा जो होगा वो ओनली लिक्विड पार्ट कैरी करेगा। अब अपन सबसे पहले प्लाज्मा को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है वो अपना 45% पार्ट है ब्लड का, ये प्लाज्मा बनाएगा। ठीक है, प्लाज्मा में होते क्या है? प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर होगा, एंड 6 to 7% होती है प्रोटीन। ठीक है, बाकी अदर जो है गैसेस भी होंगी प्लाज्मा में 1% में,
गैसेस के अलावा इसमें वेस्ट मटेरियल्स भी होंगे, कुछ हार्मोन्स भी होंगे, एंड एक नेम और आता है, फोकस करना इंपॉर्टेंट है, हिपेरिन। अब हिपेरिन क्या है, इंपॉर्टेंट का टर्म है, क्वेश्चन आ सकता है इससे। हिपेरिन अपने ब्लड का एक एंटी कोएगुलेंट है। अब एंटी कोएगुलेंट क्या होता है? एंटी कोएगुलेंट ऐसा एक एंटीकोएगुलेंट से अपन ये समझ सकते हैं कि ये अपने ब्लड को फ्रीज होने से रोकता है, जमने से रोकता है। भाई अपना ब्लड है हमेशा लिक्विड स्टेट में ही क्यों रहता है? तो वो इस हिपेरिन की वजह से रहता है। ये हिपेरिन अपने ब्लड को जमने से रोकता है। क्लियर? एक एंटी कोएगुलेटिंग फैक्टर है हिपेरिन। क्लियर? अब अपनी बॉडी में कभी चोट लग जाती है तो अपने ब्लड की क्लोटिंग भी होती है, ठीक है? तो अपने ब्लड की क्लोटिंग होती है जब अपने को चोट लगती है, तो ये हिपेरिन नॉन एक्टिव स्टेज में आ जाता है और उस टाइम पे जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं वो एक्टिव स्टेज में रहते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हिपेरिन का काम क्या है, या फिर अपनी बॉडी में अपने ब्लड को लिक्विड स्टेट में बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो वो होता है हिपेरिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। क्लियर? अब आगे अपन ये जो प्रोटीन है प्लाज्मा की, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में, इनके फंक्शन, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लड में 3 प्रोटीन होंगी, ठीक है? फर्स्ट प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन, सेकंड होती है ग्लोब्यूलिन, एंड थर्ड होती है फाइब्रिनोजन। ठीक है? इन तीनों की फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्ब्यूमिन जो होती है इसका काम होता है अपनी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको मेंटेन करना। ऑस्मोटिक प्रेशर से अपन सिंपली ये समझते हैं कि अपनी बॉडी में वाटर लेवल जो होता है अपने ब्लड में उसको मेंटेन करना एल्ब्यूमिन का काम होता है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर लेवल कैसे मेंटेन कर रहा है? सो अपन समझते हैं सिंपली, एक टर्म अपन पढ़ते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि कोई भी हायर कंसेंट्रेशन रीजन में पार्टिकल्स हैं वो लोअर कंसेंट्रेशन रीजन की ओर मूव कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। यही बोलते हैं कि movement of particles higher concentration region to lower concentration region is called diffusion. अब अपन इन पार्टिकल्स की जगह है पर्टिकुलर H2O मॉलिक्यूल मीन वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो अब इस प्रोसेस को अपन बोल देते हैं ओस्मोसिस। क्लियर? तो ओस्मोसिस क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर जो मूवमेंट है उसी को अपन क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस। और इस ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम जो होता है वो इस एल्ब्यूमिन का होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि अपनी बॉडी में ओस्मोसिस प्रेशर की जरूरत कहाँ पे आ रही है? सो लिसन, कहाँ नीड हो रही है कि अपना ब्लड जो है वो वेसल्स में फ्लो कर रहा है, आगे फिर ये कैपिलरीज में डिवाइड हो रही है वेसल्स, ठीक है? अब सेल्स जो है वो तो यहाँ है, इधर साइड में है, तो ये ब्लड फ्लो हो तो रहा है, लेकिन ये ब्लड ऐसा तो है नहीं कि सेल्स में पोर बने हुए हैं, ब्लड निकल के इन सेल्स के बीच ही फ्लो हो रहा है, नहीं। ये ब्लड के न्यूट्रिएंट्स जो है ये कैसे इन सेल्स तक पहुंच रहे हैं? तो लिसन, कैसे पहुंच रहे हैं? कैपिलरीज जो होती हैं इनमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है? और इन कैपिलरीज से जो ये प्लाज्मा का वाटर है ये बाहर निकलता है, इस वाटर में आयंस, न्यूट्रिएंट्स ये सब बाहर निकलेंगे और ये इन सेल्स तक पहुंचेंगे। क्लियर?
अब प्लाज्मा का जो वोटर पार्ट है ये विथ आयंस न्यूट्रिएंट्स इनके साथ बाहर निकला तो एक लिक्विड बना बाहर में। इस लिक्विड को बायोलॉजी में एक टर्म और दी गई है जिसको अपन बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्लियर? ये टिश्यू फ्लूइड जो है वो कैपिलरी से बाहर मूव करेगा और सेल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाएगा। अब ये भी नहीं है कि कंप्लीट वाटर ही कैपिलरी से बाहर निकल जाएगा, ऐसे तो अपने प्लाज्मा में वाटर ही नहीं बचेगा। सो इस वाटर को एक्सेसिव बाहर निकलने से रोकने का जो काम करता है वो ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन करता है। प्रोटीन की केमिकल कंपोजिशन इस टाइप की होती है कि वो वाटर लविंग होते हैं। क्लियर? तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम किसका होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन का। क्लियर? अब सेकंड प्रोटीन होता है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन के 3 टाइप्स होते हैं, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन एंड गामा ग्लोब्यूलिन। अल्फा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन जो होते हैं वो लीवर फॉर्म करता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी लीवर से ही बनेगा और हाईएस्ट अमाउंट में होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन में अल्फा एंड बीटा प्रोटीन्स जो होते हैं वो लीवर फॉर्म करेगा। इन दोनों का काम क्या होता है? ये एल्ब्यूमिन की वाटर लेवल मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और कुछ हार्मोन्स होते हैं अपनी बॉडी में लाइक थायरोक्सिन हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है, इनको कैरी करने का काम करते हैं। गामा प्रोटीन जो होता है इसका काम मोस्ट इंपोर्टेंट है। गामा प्रोटीन अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज के तौर पर काम करता है। मीन एज ए आरबीसी जो पैथोजेंस होते हैं उनसे अपने बॉडी को डिफिशियंसी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? गामा ग्लोब्यूलिन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। थर्ड होता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो होता है वो एज ए ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन होती है। अब फाइब्रिनोजन की जगह कई जगह क्लोटिंग फैक्टर्स भी नाम आ जाता है। इस क्लोटिंग फैक्टर्स में मल्टीपल प्रोटीन्स होती हैं लेकिन हाईएस्ट अमाउंट में फाइब्रिनोजन होता है, इसलिए अपन फाइब्रिनोजन को ही लेते हैं। ठीक है? सो फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। क्लियर? तीनों प्रोटीन के काम मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये अपने को याद रखने हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे कि ब्लड क्लोटिंग जो है इसमें कौन सा आयन हेल्प करता है? तो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करने वाला आयन है Ca++। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब प्लाज्मा से एक क्वेश्चन और आता है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है ये तो अपन ने देख लिया, लेकिन एक लाइन एनसीईआरटी में और है कि जब अपनी बॉडी इन्फेक्शियस स्टेज में होती है तो प्लाज्मा में ग्लूकोज, एमाइनो एसिड एंड लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। Ca++ के अलावा भी प्लाज्मा में और आयंस प्रेजेंट होते हैं लाइक Na+ है, HCO3- है, Mgk+ है, Mg++ है, ये सब प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्लाज्मा से मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्फेक्शियस स्टेज में प्लाज्मा में लिपिड, ग्लूकोज एंड एमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे। दूसरा है Ca+ ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा। तीसरा हिपेरिन वाला इंपॉर्टेंट है और चौथा इन प्रोटीन के अपने को फंक्शंस याद रखनी है, ये प्लाज्मा में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो प्लाज्मा इतना ही है, ये क्लियर हो गया। अब अपन आरबीसीज के बारे में, सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लड का 45% पार्ट जो है वो सेल्स बना रही हैं और सेल्स 3 टाइप की थी, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। सो अपन हम आरबीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आरबीसी मीन रेड ब्लड सेल्स।
रेड ब्लड सेल्स को ही अपन इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इरिथ्रोसाइट्स के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, इरिथ्रोपोएसिस। क्लियर कि आरबीसीज का सेकेंड नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स, एंड इरिथ्रोसाइट्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस को अपन बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस। अब इरिथ्रोपोएसिस की प्रोसेस होती कहाँ है, आरबीसीज बनती कहाँ है अपनी बॉडी में, तो आरबीसीज बनती है रेड बोन मैरो में। अब जैसे अपने जो बोन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। ये अपने बोन्स की स्ट्रक्चर है, इसमें जो ये पार्ट है इसको अपन बोलते हैं रेड बोन मेरो, और ये बीच वाला मिड वाला जो है इसको बोलते हैं येलो बोन मेरो। अब इस रेड बोन मेरो में आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। रेड बोन मेरो एंड येलो बोन मेरो जो होता है इसमें कुछ स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब स्टेम सेल्स क्या होती हैं, स्टेम सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कर सके। तो स्टेम सेल्स जो है रेड बोन मेरो की, वो रेड बोन मेरो की जो स्टेम सेल्स हैं ये आगे आरबीसीज का फॉर्मेशन करती है। क्लियर। अब आरबीसीज का फॉर्मेशन करने के लिए जो सबसे पहली स्टेम सेल्स है, प्रिकर्सर सेल है, उसको अपन बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्ट सेल। मीन सबसे पहले आरबीसी का फॉर्मेशन जिस सेल से शुरू हो रहा है, जो प्रिकर्सर सेल है, वो है इरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, इरिथ्रोब्लास्ट के पास न्यूक्लियस भी होगा। अब इरिथ्रोब्लास्ट जब कुछ मैच्योर हो जाएगा तो अब अपन इस सेल को बोलेंगे रेटिक्यूलोसाइट। रेटिक्यूलोसाइट के पास न्यूक्लियस भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ये सारे हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इमेच्योर आरबीसी को क्या बोलते हैं, रेटिक्यूलोसाइट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन आता है। जब ये रेटिक्यूलोसाइट मीन एक वीक में ऑलमोस्ट आरबीसी मैच्योर हो जाती है, तो अब इस आरबीसी को अपन ये आरबीसी ऐसी स्ट्रक्चर ले लेंगे, मीन बाइकॉनकेव या डिस्कोइडियल शेप। अब इसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा, ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये कंप्लीटली लॉस हो जाएंगे। एक मैच्योर आरबीसी के पास ओनली हीमोग्लोबिन होता है, और एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन के 270 मिलियन मोलिक्यूल होते हैं। अब देख सकते हैं अपन कि एक आरबीसी कितनी ऑक्सीजन कैरी करती है अपनी बॉडी में, कितना इंपॉर्टेंट रोल है आरबीसी का। क्लियर कि आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, अब अपनी बॉडी में आरबीसी जो है इनको कौन स्टिम्युलेट करता है, कौन कंट्रोल कर रहा है कि आरबीसी बने, तो इनको कंट्रोल करने का काम होता है एक हार्मोन है जो किडनी रिलीज करती है, इरिथ्रोपोइटिन। ये हार्मोन आरबीसीज के फॉर्मेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ये रिलीज किससे होगा, किडनी से। क्लियर। आरबीसीज की अपनी बॉडी में कितनी अमाउंट होनी चाहिए, तो मेल एंड फीमेल में वरी करती है ये, लेकिन अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलें तो 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ये आरबीसीज की अमाउंट होती है अपनी बॉडी में। क्लियर। आरबीसीज जो होती है वो कैपिलरीज में घूमती रहती है। ठीक है, कैपिलरीज की वॉल बहुत छोटी होती है, सो आरबीसीज की सरफेस ऊपर से डैमेज हो जाती है। सो ये जो डैमेज आरबीसी है ये लास्ट में स्प्लिन में जाती है,
और स्प्लीन में ये आरबीसीज डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं। आरबीसीज का जो हीमोग्लोबिन एंड आयरन होता है यही प्रेजेंट होते हैं जो अपनी बॉडी में मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। सो इन हीमोग्लोबिन एंड आयरन को तो लीवर में भेज दिया जाता है, ठीक है। एंड जो और आरबीसी की सरफेस होती है इसको स्प्लीन जो होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आरबीसीज जो स्प्लीन होता है उसको आरबीसीज का ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, आरबीसीज का कब्रिस्तान, क्योंकि यहाँ आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। हीमोग्लोबिन एंड आयरन जो होता है वो लीवर द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है। क्लियर। देन कितना मतलब आरबीसीज का लाइफ स्पान कितना होता है? सो 120 डेज आरबीसीज का लाइफ स्पान पीरियड होता है। क्लियर। अब दो टर्म हो जाती हैं, मतलब आरबीसीज जो होती हैं अगर उनकी जो अमाउंट है अपने ब्लड में वो ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोसिस। ये दो एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं, एक तो होता है इरिथ्रोसाइटोसिस, जब अमाउंट जो होती है आरबीसीज की वो ज़्यादा हो जाती है, और दूसरी टर्म होती है जब आरबीसीज का जो अमाउंट होता है वो अपने ब्लड में कम हो जाता है, तो इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपिनिया। या फिर इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया। क्लियर। आरबीसीज के बारे में अपन ने क्या डिस्कस किया? आरबीसीज जो होती हैं वो अपनी बॉडी में मतलब 45% पार्ट जो होता है वो अपनी बॉडी में सेल्स का होता है। इनमें 3 सेल्स होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो आरबीसीज जो होती हैं उनको इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। इरिथ्रोसाइट्स के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। इरिथ्रोपोइसिस की जो फॉर्मेशन होता है मतलब ये जो प्रोसेस होती है कहाँ अकर होती है? तो ये रेड बोन मेरो में अकर होती है। आरबीसीज की जो इमेच्योर स्टेज है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको रेटिक्यूलोसाइट बोलते हैं। एंड स्प्लीन में आरबीसीज जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय होती हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज स्प्लीन को बोला जाता है। आरबीसीज का जो टाइम पीरियड होता है वो 120 डेज का होता है। अमाउंट 5.5 मिलियन पर mm³ होता है। जब आरबीसीज का जो अमाउंट है ब्लड में वो ज़्यादा हो जाता है इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोसिस। एंड आरबीसीज का अमाउंट ब्लड में अगर कम होता है तो उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपिनिया। क्लियर है। अब आरबीसीज का एक फंक्शन और देख लेते हैं अपन। आरबीसीज जो होती हैं वो हीमोग्लोबिन को कैरी करती हैं। अब हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है और क्या बुलाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो अपनी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। एंड जो एक्सक्रेटरी वेस्ट CO2 बनता है, तो CO2 जो होती है वो भी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है और उसको क्या बोलते हैं? कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। क्लियर है। ये है आरबीसीज के बारे में कंप्लीट डिस्कशन। थैंक यू टू वॉच माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब।